अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुनना चाहते हो तुमसे प्यार और थैंक यू सो मच गाइस मुझे बताने के लिए। देखिए, मैं ना डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ। मैं ना एक नॉर्मल लड़की हूँ, घरेलू लड़की कह सकती हूँ। जॉब वगैरह कुछ नहीं करती, घर में रहती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ भाई। घर को संभालना, बच्चे संभालना, फैमिली को संभालना, माँ का ख्याल रखना। बकवास है यार, ये सारी बातें छोड़ दो। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे बताने के खून के दौरे के बारे में। थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टोरी की तरफ चलते, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ पर चाहत, सॉरी मोए, नफ़रत या मोहब्बत की चाहत, चलो छोड़िए। जहाँ पे परिणीता उर्फ पूजा पूजा के साथ वो बात कर रही थी, वो उसे बता रही थी कि ना चाहते हुए भी, हाँ ना चाहते हुए भी हमारी शादी हुई, ना चाहते हुए भी साथ फेरे हुए, ना चाहते हुए भी सिंदूर लगा मांग में, ना चाहते हुए भी गले में कनिष्का के नाम की मंगलसूत्र पहनी है मैंने, ना चाहते हुए भी। अब तो मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, इतना चाहती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ ना कि ये ना चाहने वाला लफ्ज़ ना मैं सोच रही हूँ अपनी ज़िंदगी से हटा दूँ, लेकिन हट नहीं सकता क्योंकि ये लफ्ज़ ही हमारी ज़िंदगी बनी थी। ना चाहते हुए, हाँ ना चाहते हुए। लेकिन हाँ, जैसे तुमने कहा, अगर मुझे कुछ हुआ उन्हें बहुत कुछ होगा, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरी भी सांसें बंद हो जाएंगी, मेरी भी सांसें जो चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। ये थी आखिरी बात। जहाँ चलिए इस तरफ चलते, जहाँ पर कनिष्का की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी खून की कंडीशन, उनकी उसकी कंडीशन बहुत सीरियस होती ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर परिणीता की दिल की धड़कन कभी तेज कभी स्लो होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि परिणीता की दिल की धड़कन की लकीर बिल्कुल सीधी नजर आने लगती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसके दिल की धड़कन धक धक करते हुए आड़ी टेढ़ी लाइन लगाने लगती है। इस तरह सब घर के बारे पूरा परिवार, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। वो सोच नहीं रहे थे कि क्या करना चाहिए, वो सोच रहे हैं कि क्या करें कि कनिष्का को कुछ ना हो, क्या करें कि परिणीता को कुछ ना हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, एक दूसरे की जीने की वजह बन चुके हैं। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ ना तो वो दोनों को खो देंगे, दोनों को ही खो देंगे। कनिष्का की माँ एक चेयर पर बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तो उनके हस्बैंड उन्हें संभाल के कहते कि परेशान मत हो, दोनों को कुछ नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे की धड़कन बन चुके, एक दूसरे की जीने की वजह बन चुके हैं। अगर इनमें से किसी को भी कुछ होगा तो हम दोनों को ही खो देंगे। प्लीज़ कुछ कीजिए ना, प्लीज़। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन्हें कुछ ना हो, ना कनिष्का को ना परिणीता को। वहीं पर पूजा पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश लगाती है कि कनिष्का के लिए ब्लड का इंतज़ाम किया जाए, और कुछ देर बाद वो नाकामयाब से चेहरा लेकर वहाँ आ जाती है। इस तरह समंता भी वैसे ही आती है, लेकिन उसके हाथ में एक बोतल थी। उसे बहुत मुश्किल से किसी एक हॉस्पिटल से ये बोतल खून का मिला था, तो वो सीधा आके उसके हाथ में दे देती नर्स के। नर्स से लेकर अंदर चली जाती, लेकिन नर्स जाते हुए सिर्फ इतना कहती, ब्लड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक बोतल से कुछ नहीं हो सकता। तो सामंता कहती, आप जब तक इस बोतल को तो चढ़ाइए, तब तक बल्कि कोई ना कोई ऊपर वाला कोई अपना करिश्मा दिखा दे, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि कनिष्का को ब्लड की ज़रूरत ही भी ना पड़े। तो कहती शायद हो सकता है, ऊपर वाले से ही सबकी उम्मीदें हैं। तो ये कहकर नर्स अंदर चली जाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर परिणीता मशीनों के जरिए थी, लेकिन एक जगह जहाँ पर कनिष्का परिणीता को ऐसा लगता है कि कनिष्का उसे आवाज़ दे रही है, उसे कनिष्का की आवाज़ सुनाई दे रही है जो उसे कह रही है, परिणीता, परी, हे परी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास, बहुत पास हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सपना तुम्हें जीना है, तुम्हें मुझे जीना है, और तुम इस तरह मुझे छोड़ के थोड़ी जा सकती हो। परी, आंखें खोलो, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करता हूँ यार। आंखें तो खोलो, तुम तो मुझे डरा रही हो, ऐसे आंख बंद करके बैठी हो जैसे कि तुम्हें मुझसे नाराज़गी है। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ही दिनों की तो बात है जब तुम बहुत बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनर बनोगी। हम अपनी हर चीज़ को एंजॉय करेंगे, हर लाइफ को एंजॉय करेंगे। मम्मा पापा, पूजा, काजल, तुम्हारी फ्रेंड, दादाजी, समंता,
अंजलि, शिल्पा, टीना, हम सब एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है, जब तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है, जब मैं और तुम एक लंबी सी छुट्टी मनाएंगे। तो मुझे अकेले थोड़ी छुट्टी में जाना है। आंखें खोलो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एवरीथिंग तुम्हारे लिए। अगर मैं दुनिया बनाना भी चाहती हूँ तो तुम्हारे लिए दुनिया को मिटाना भी चाहती हूँ। तुम मेरी दिल की धड़कन हो, मेरी जान। आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के करीब, तुम्हारे दिल में बसा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मेरा दिल भी बंद हो जाएगा। ऐसे बंद होगा जिसका मैं बयान नहीं कर सकती, लफ्ज़ों में बयान तो बिल्कुल नहीं कर सकती परी। और तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरी फैमिली को तो संभालो। मम्मा पापा बाहर गए को किसे रो रहे, उन्हें संभालो। उनको बताओ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। मुझे भी कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह से तुम्हारे पास वापस आऊँगी। वक्त लगेगा लेकिन आऊँगी ज़रूर। पता नहीं कब आऊँगी। अगर मैं ना भी रहूँ तब भी तुम्हें सब कुछ संभालना है। एवरीवन, पूरी फैमिली को संभालना है। लेकिन इस तरह से नहीं, टूट के बिखर के नहीं। टूटना बिखरना हमारी आदत नहीं है। हम एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बत अभी शुरू हुई है, अंजाम अभी बहुत दूर है। इतना दूर है कि हम बयान नहीं करेंगे। हम इस लम्हे को जी के दिखाएंगे। मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी बन गई हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मेरी सांसें खुद ब खुद थम जाएंगी। आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा भाई जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जैसे तुमने कहा है ना, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के अलावा तुम्हारे भाई की लाइफ में कोई नहीं है, वैसे ही मैं कहती हूँ, मेरी पूरी फैमिली के होते हुए भी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मेरे साथ मेरी मॉम डैड सब खड़े हैं, लेकिन तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम हो तो मैं सबको संभाल लूँगी, मैं सबके साथ खुश रह सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं तो मैं किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना परी, तो मैं पता नहीं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। आंखें खोलो, देखो ना, मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। आंखें खोलो परी, मेरी प्यारी सी परी। ऐसे करते करते कनिष्का की जैसे कि उसे आवाज़ सच में आ रही थी। वो अपनी आंखों को आराम आराम से खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें बाहरी थी क्योंकि वो तकरीबन 2 घंटों से आईसीयू रूम में थी। आंखें तो बाहरी होगी ना, मेडिसिन की खुशबू, चीज़ों की देखना, नज़रिया, उन्हें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आंखें खुलने में। तो वो आराम आराम से अपनी आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंखें खुलती अपने आसपास देखती, जहाँ पर कि 3-4 डॉक्टर उसके ऊपर झुककर उसकी दिल की धड़कन को चेक कर रहे थे। वो जैसे ही आंखें खोलती, सिर्फ उसके मुंह, उसके ऑक्सीजन मास्क से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं इसे होश आ रहा है, ये ठीक है। उसके दिल की धड़कन अब नॉर्मल चलने लगी है, बिल्कुल नॉर्मल। तब डॉक्टर्स जाके बाहर ये खुशखबरी देते हैं कि मिसिस परिणीता, मिसिस कनिष्का मेरा ठीक है, उनको होश आ चुका है, वो खतरे से बाहर है। उनके दिल की धड़कन, उनकी सब कुछ परफेक्ट चल रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ चुका था, जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल हेवी कंडीशन थी उसकी, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। तो उसकी तरफ से थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन अभी तक उनकी सांस अटकी थी कनिष्का के ऊपर। कनिष्का को कुछ नहीं होना चाहिए। तब तब कनिष्का, जब परिणीता पूरी तरह से होश में आती है, उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है आईसीयू से निकाल के, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। आधे घंटे बाद उसे रूम में शिफ्ट किया जाता है। तब उसकी मॉम उस रूम में आके उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़ के। उसकी आंखें अब भी थोड़ी देर खुली थी, बंद खुली, यानी कि और पूरी तरह से होश में आ ही चुकी थी। लेकिन मेडिकल की वजह से, मतलब दवाइयों की वजह से अभी तक वो ठीक से होश में नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं। तो कनिष्का परिणीता जब आंखें खोलती है दोबारा से पूरी तरह से, तब उसको अपनी कनिष्का की मम्मा नज़र आती है। उनका हाथ पकड़ के सिर्फ इतना पूछती है, कनिष्का। तो उसकी मम्मा कहती तुम ठीक हो ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी, बस तुम ठीक हो ना। मुझे उन्हें देखना है, वो ऑपरेशन थिएटर में है बेटा। उसकी बिल्डिंग, उसकी खून चढ़ रहा है, उसको खून दिया जा रहा है, वो ठीक हो जाएगी ना। हाँ, क्यों नहीं होगी बच्चा, जब तुम ठीक हो, तुम तो उसकी धड़कन हो ना,
तो वो कैसे ठीक नहीं होगी? अपनी परिणीता को थोड़ी रोते हुए सारी ज़िंदगी देखेगी वो अपनी परिणीता को रोते हुए नहीं देख सकती। उसने कहा था ना, तुम्हारी आंखों से वो आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्यों तुम्हें तकलीफ़ वाले आंसू देकर जाएगी वो? उसे कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। मुझे मुझे आराम करो बच्चा, आराम। मुझे उन्हें देखना है, एक दफ़ा दिखा दीजिए प्लीज़। एक एक बार, सिर्फ एक बार मम्मा प्लीज़ मुझे उन्हें दिखाइए ना मम्मा। वो पूरी तरह से मैंने उन्हें खून की उल्टी करते हुए देखा था। मेरे कपड़े, उसके कपड़े अब चेंज हो चुके थे। जहाँ पर उसे हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए गए थे, वो कहते मेरा वाइट सूट पूरी तरह से लाल हो गया मम्मा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए मम्मा, प्लीज़ मम्मा उन्हें कहिए ना। मैंने उनकी सुनी ना, उन्होंने मुझे बुलाया ना, उन्होंने मुझे आवाज़ दी मम्मा, वो मेरे पास बैठी थी, मुझे बुला रही थी। मैंने उनकी आवाज़ सुनकर आंखें खोली मम्मा, प्लीज़ मम्मा मुझे देखने दीजिए ना मम्मा, शायद वो मेरी आवाज़ सुन के वो आंखें खोल दे। मम्मा प्लीज़ मम्मा मुझे दिखा दीजिए ना उन्हें। आई प्रॉमिस मैं रोऊंगी नहीं, मैं पक्का नहीं रोऊंगी। वो अपने आंसू साफ करती है दोनों हाथों से। मैं पक्का नहीं रोऊंगी, उनके सामने बिल्कुल नहीं रोऊंगी। उन्हें मेरी रोते हुए चेहरा नहीं पसंद है तो नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। लेकिन मम्मा प्लीज़ मम्मा मुझे देखने दीजिए मम्मा, प्लीज़ मम्मा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ आप कहो तो मैं पैर भी पकड़ने के लिए तैयार, बस एक झलक दिखा दीजिए मुझे उसकी, एक 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 छोटी सी झलक मम्मा प्लीज़। तब डॉक्टर आके उसे नींद की इंजेक्शन लगाते दोबारा से। तो वो देखते डॉक्टर की तरफ, इन्हें नींद की ज़रूरत है शिद्दत से, क्योंकि अगर ये इसी तरह से जागती रहे और रोती रहे तो इनकी कंडीशन फिर से ख़राब हो सकती और सकते इस दफ़ा मम्मा इन्हें ना बचा पाए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते तो उसकी मम्मा उसके सर पर, उसके हाथ पर अपना सर रख के ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का की कंडीशन थोड़ी सी नहीं, बहुत थोड़ी सी ख़राब होती जा रही थी। इतनी ख़राब हो रही थी कि डॉक्टरों को जो ब्लड मिला था वो ब्लड फिर से उन्हें चेंज करना पड़ता है। चलिए छोड़िए चेंज वगैरह के बारे में। वो लोग बहुत कोशिश करते कनिष्का की कंडीशन ठीक हो, कनिष्का ठीक हो। तब उनके पास वो गाना भी, उस गाने का टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाता है जिसमें दिखाया गया था कि इसे कौन सी पाउजेन यानी कि कौन सा जहर दिया गया था, क्योंकि जहर की मिकदार देखना चाहते थे डॉक्टर। हाँ कि जिस्म तक अगर फैल चुकी है वो कहाँ कहाँ तक फैली है। उसके जिस्म में बहुत सी चीज़ें हैं, किडनी कह सकते हो, दिल है, सब कुछ, उन सभी चीज़ों को देखना चाहते थे कि कहीं ये चीज़ उसके पूरी बॉडी पर फैली तो नहीं है, कहीं से कोई मसला तो नहीं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करते करते जो सॉरी गाइस, जो तकरीबन सुबह के 11 बजे हॉस्पिटल में थे। अब डॉक्टर छोटी चीज़ को देख रहे थे, जांच कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कौन सी ज़ेर दिया गया था, तो पूरन उस चीज़ का वो इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने उस खाने को टेस्ट लैब में भेजा था टेस्ट करने के लिए कि इस खाने के अंदर कौन सा पायोजन यानी कि कौन सी ज़ेर डाला गया था, जिसकी वजह से कनिष्का की कंडीशन इससे बद से बदतर होती जा रही है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ दादाजी मंदिर चले गए थे पूजा पाठ करने के लिए, हवन करने के लिए। कनिष्का परिणीता की ज़िंदगी के नाम पे पूजा करवा रहे थे। वहीं पर बहुत कोशिश करती है समंता, और समंता को फिर से उसे कॉल, कुछ लोग आते हैं जिन्हें न्यूज़ में सुना था कि किसी बंदे को ब्लड की ज़रूरत है, मतलब खून की ज़रूरत है, तो वो खून दान करने आए थे। तो उन्हें वो खुश हो जाते इस चीज़ से कि चलो कोई ऊपर वाले ने तो कोई तो ज़रिया भेजा। तो वो लोगों को देखने टेस्ट किए बिना तो ब्लड दे नहीं सकते, तो वो लोग उसके जो 3-4 लोग आए थे उनके टेस्ट के लिए लेके जाते, लेब में लेके जाते। वहाँ पर देखने के बाद तो कहते हाँ इनका ब्लड दे सकते हैं हम कनिष्का को। तो वो उनकी इंतज़ाम लग जाते, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं, कनिष्का मेहरा के ऑफिस के वर्कर थे। हाँ कनिष्का मेहरा के ऑफिस के वर्कर थे। जब उन्होंने टीवी में ये चीज़ सुनी थी तो उन्होंने बिना सोचे समझे आ गए अपने बॉस को ज़िंदगी देने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के लिए कोई भी अच्छा काम करें, कोई भी अच्छा काम, तो उसका रिटर्न हमें मिलता है। हाँ रिटर्न हमें मिलता है। कोई भी चीज़ करो, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे ना, उसके रिटर्न में हमें गलत हो सकता, हमारे साथ गलत हो सकता है। लेकिन कनिष्का जब से परिणीता की लाइफ में नहीं भी थी,
परिणीता उसकी लाइफ में नहीं भी थी, और जितनी भी खड़ूस थी, जितनी भी एरोगेट थी, जितने भी गुस्से वाली थी, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉय के जीना हराम भी किया था, लेकिन उन्हें संभाला था भी। अगर उन्हें 2-3 सुनाती थी तो उससे 4 कदम बढ़ के उनकी मदद भी करती थी। हाँ, उसकी मदद की वजह से कि उनके बहुत से एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉय कर, वो सब लोग आराम आराम से एक एक करके हॉस्पिटल में आ रहे थे, बल अपना खून चेक करवा रहे थे। जिनका नहीं हो रहा था उन्हें वापस भेज दिया जा रहा था, जिनका हो रहा था उनके ब्लड को लेने की तैयारी की, मतलब तैयारी करते हैं नर्स वगैरह। इस तरह से अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होता है, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। अगर मैं सोचूं तो मैं कहूँ कि मैंने इस इंसान को गिराना है, इस इंसान के लिए मैं इतना बड़ा गड्ढा बना दूंगी, इतना बड़ा कि वो पूरी तरह से नीचे और नीचे दस्ता चला जाए, गिर जाए, मर भी जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर उस गड्ढे में जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे दिल के करीब है, जिसकी जीने की वजह, जो जी रही है, उसकी जीने की वजह मैं हूँ, मेरे मेरे जीने की वजह वो है, वो अगर गिर गए उस गड्ढे में तो, अगर उस मर गई तो इसी तरह होता है। ऊपर वाला हमें देता ज़रूर है, लेट सही लेकिन मिलता ज़रूर है जो हम करते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे हम बुरा मिलेगा। अगर हम किसी को मारेंगे तो हाल बदले में हमारी भी मौत होगी, ये बात कन्फर्म है। बेगुनाहों को किसी को तकलीफ मत देना, किसी को दर्द मत देना, ये बात है। सॉरी, स्टोरी से थोड़ा हट गई थी मैं, लेकिन बात तो सही थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। चलो छोड़िए बात को। तो आ रहे थे तो इस तरह से उन्हें तकरीबन 3 लोग मिल ही जाते हैं, जो कनिष्का के ब्लड के साथ उसका ब्लड मैच हो जाता है, जिनके लिए नर्सेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और उन्हें ब्लड को निकाल के बाद तकरीबन अब रात के 12 बज चुके हैं। हाँ, रात के 12। किसी ने ना कुछ खाया ना किसी ने कुछ पिया। सुबह के नाश्ते वाले बंदे थे, सब के सब जितने भी लोग थे सब नाश्ता करके चले गए थे। और कनिष्का क्यों खाना खा रही थी जब कनिष्का ने नाश्ता अच्छी तरह से किया था? लेकिन कनिष्का के ख्याल से उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी ने उसके लिए खाना कुछ भेजा है। वो खाना नहीं था, वो खाना वगैरह नहीं था, वो एक चॉकलेट था, रैपर चॉकलेट था। उस चॉकलेट के अंदर उन्होंने जहर डाल के उसे भेजा था, और उसमें लिखा था माई लव। वो माई लव निकलने वाले लोग तो अक्सर अपनी मोहब्बत ही होते हैं। कौन किसी को इस हक से, इस कदर मोहब्बत से माई लव कह सकता है? तो कनिष्का ने भी बिना सोचे समझे वो चॉकलेट खा लिया था, जो उसे खाना नहीं चाहिए था। हालांकि कनिष्का ने कहा था उसके दुश्मन बहुत हैं, उसके दोस्त कम, दुश्मन बहुत है, जान लेने तक के भी दुश्मन हैं। लेकिन कनिष्का ने अपनी मोहब्बत के बारे में सोचकर वो चॉकलेट खाई थी, जिसे मीठे से थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं थी, थोड़ा बहुत खा लेती थी। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में परिणीता मिठास बन के आई है, तब से उसे मीठे से मोहब्बत हो गई। आइसक्रीम जो बंदी कभी आइसक्रीम की स्टिक से खाती नहीं थी, वो कभी नहीं खाती थी। लाइफ बचपन में खाती होगी, जब फैमिली नहीं थी तब नहीं खाती थी। लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए उसने कल 3-4 आइसक्रीम खाए थे। और उसकी मम्मा देखकर हैरान थी, वो बिल्कुल बच्चों की तरह जी रहे थे। उन्हें लगता है उनके बच्चों पर उनकी नज़र लग गई थी, उनकी खुशियों को उसकी नज़र लग गई थी। क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं कि चॉकलेट के अंदर उसे पॉइजन दिया गया है, तब उसकी मम्मा कहती है कोई इस कदर किसी से नफरत करता है कि मिठास के अंदर जहर मिला के दे दे, और किसी को मारने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि उसे मीठे से ज़िंदगी भर नफरत हो जाए। उसकी मम्मा ये कहकर रोने लगती है और रोती है। तब उसके पापा कहते बस दुआ करो, पूजा करो। पापा गए, कर रहे हैं सब कुछ, मंदिर में सब कुछ हो रहा है, लोगों गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस तुम खुद को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। परिणीता भी तो ठीक हो गई ना, वो भी ठीक हो जाएगी। इस तरह करते करते अब तकरीबन रात के 3 बज चुके। तब उसके पापा उसके लिए कुछ लाते तो कहते आप मजाक कर रहे हो, हमारी बेटी आप मौत और ज़िंदगी के बीच में, और आप मुझे ये जूस लाए पीने के लिए। तब उसकी बेटी पूजा आके उस जूस का गिलास अपने डैड के हाथ से लेती है, तो उनके घुटनों को उनके पाँव के पास बैठ के कहती है अगर आपको कुछ हुआ ना तो हम कनिष्का दी को नहीं संभाल पाएंगे। इस तरह करते करते अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके थे। 4 बजे ही परिणीता की फिर से दोबारा से आंखें खुलती है। उस रूम में इस वक्त कोई नहीं था परिणीता के साथ, सिर्फ परिणीता बेड पर अकेली लेटी थी। उसके हाथ में ड्रिप वगैरह लगे थे, तो उठने की कोशिश करती, कमज़ोरी तो उसे बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करती है बहुत आराम से, और अपने हाथ से आराम से ड्रिप निकालती है। और उस ड्रिप के जो कहते हैं ना
वो क्या कहते लगी हुई थी, क्या कहते हैं, वो ड्रिप निकालती है और अपने हाथ को उसी नस पर दबा के रखती है ताकि ब्लडिंग स्टार्ट ना हो। उसे अगर टीक लेना है तो खुद को भी संभालना है। वो कदम आराम से बेड से नीचे उतारती है, उस हॉस्पिटल के कमरे के बेड से नीचे उतारती है और बिना चप्पल बिना जूते पहने वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, क्योंकि उसे पता था इस वक्त कोई नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए वो आराम आराम से वो सहारा ले लेती। हाँ, वो कमज़ोर थी, उसकी भी जिस्म में कमज़ोरियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो फिर भी उठकर आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी। दीवार के सहारा लेकर दरवाजे तक पहुंच जाती है और दरवाजे को जैसे खोलती है तो देखती है बाहर कोई नहीं है, क्योंकि सब के सब कनुष्का के रूम के बाहर बैठे थे, क्योंकि उसका रूम थोड़ा सा आगे था, क्योंकि कनुष्का का ऑपरेशन होने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उसकी कंडीशन के बारे में डॉक्टर ने 24 घंटे तक ही टाइम दिए। 24 घंटे, इस 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। लोग डॉक्टर 24 घंटे क्यों देते हैं पता नहीं, उनका काम है भाई, मुझे नहीं पता। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगा तो मेरी बातों से, लेकिन अक्सर होता है 24 घंटे। चलो अगर मैं 12 घंटे भी कह सकती हूँ, 24 घंटे कहते हैं। तो वो उस रूम की तरफ आराम आराम से कदम बढ़ाती है और देखती है वहाँ पर जितने भी लोग थे, दादाजी मम्मा पापा, सब जाहिर सी बात है भाई, इंसान है, इंसानों की आंख लग सकती है, और वो भी इस एज में है, वो कैसे तक नहीं सकते। वहाँ दूसरी तरफ अंजलि समंता सब लोग बाहर थे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया यहाँ पर रश करने से, इसलिए उस एरिया जैसे कि जहाँ पर इनकी कनिष्का प्लस परिणीता थे, तो उनके को रूम दिया गया था, जैसे कि परिणीता के रूम में जाके बैठ जाए, आराम करें, वहीं पर रहें, बाहर रश ना करें। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा कि कनिष्का के परिणीता के उठने से ही कनिष्का के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे वो लोग। यही कहेंगे कि डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दिया है, तो इसलिए उस रूम के जाने के बजाय वो बाहर के एरिया में, जहाँ पर गार्डन एरिया कह सकते हो हॉस्पिटल का, वहाँ पर बैठे थे घास पर। सब लोग बैठे थे, सब परेशान थे। अंजलि अंजलि प्लस कब समंता सब बैठे थे, और समंता ने हक किया था अंजलि को, उसे संभाल रही थी। तो कह रही दी को कुछ होना नहीं चाहिए, दी को तुम्हें नहीं लगता तुम्हें परिणीता के साथ होना चाहिए इस वक्त। मैं क्या कहती भाभी को, जब आंखें खोलती तो एक ही सवाल कर रही थी ना सबसे, दी के बारे में पूछ रही थी, अपनी मोहब्बत के, अपनी कनिष्का के बारे में पूछ रही थी। तो क्या कहती माँ, क्या क्या बताती कि आपकी मोहब्बत मशीनों में जकड़ी हुई है, आपकी मोहब्बत सांसें उस मशीनों के ज़रिए ले रही है, उनकी कंडीशन सही होने के बजाय और ख़राब हो रही है। कौन है वो इंसान जिसने मेरी दीप को इस तरह से मारने की कोशिश की है, कौन है वो। तब वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कनिष्का मैम के ठीक होने के बाद मैं पता लगाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में है कि मैम को कुछ नहीं होना चाहिए, कनिष्का दी को कुछ नहीं होना चाहिए, समंता कहती। तब उसकी मोबाइल बजने लगता है और मोबाइल देखती तो वहाँ पर मिस्टर शाहजहान खान लिखा था। तो फ़ोन उठा के कहती यस सर कहिए, कनिष्का की तबीयत कैसी है? वो ठीक नहीं है, वो आईसीयू में, डॉक्टर ने 24 घंटे के कहा है। ओके, और तुम्हें एक बात बतानी थी। जी कहिए सर। वो उन्हें सारी बातें बताती, जैसे सुनती है कनिष्क, जो समंता बेटी थी वो कड़ी हो जाती है और अपनी मुट्ठी को कस लेती है। ये बात कन्फर्म है? सिर्फ इतना उसकी आवाज़ में सिर्फ यही सुनाई देता है। तो वो कहती कन्फर्म है, और उसे पकड़ भी गया है। अब उसे यहाँ पर राजस्थान तक लाएंगे, क्योंकि मर्डर तो यहाँ हुआ है तो उसका लाना भी ज़रूरी है। और हाँ, जो बंदा तुमने पकड़ के रखा है उसे छोड़ना मत। वो मुंह खोल नहीं रहा, लेकिन अब खोलेगा, समंता कहती है अब वो खोलेगा, अब वो खोलेगा मुंह। अब मुझे इसे बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन निकाल के अब उसको वो मौत दूंगा कि ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी के लिए तरसना, भीख मांगेगा, मौत के लिए भी मांगेगा तो उसे मौत नहीं मिलेगी। ऐसे मारूंगा मौत भी उसके सामने डर जाए। ये कहकर वो फ़ोन बंद करती हूँ, बाहर की तरफ निकलने ही वाली थी, तब अंजलि इसका हाथ पकड़ के थी, क्या हुआ? कनिष्का मैम को मारने वाला इंसान पकड़ा गया है। इतनी जल्दी? कौन है वो? वही जो अवार्ड शो में बॉस को धमकी दे रहा था, और शायद हमने ने इस चीज़ को हल्के में लिया, या शायद जानबूझ के कनिष्का मैम ने हल्के में लिया था, लेकिन अब मैं नहीं ले सकती। तो वो एक मैसेज करता है किसी बंदे को, वो बंदा मैसेज पढ़ते ही वो वहाँ से निकल जाता है। जिस बंदे को उसने पकड़ा था उसको वो वहीं पर रखता है और दूसरे बंदे से कहता है इसका ख्याल रखो, मैं इसकी तेबीदारी करने के लिए कुछ लोग ला रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तुम क्या कर रहे हो?
उसका मुंह खोलना है ना तो मुंह खोलेगा जब उसके सामने मार्क आएंगे। उसके खानदान की फैमिली में कोई तो होगा ना, बाप माँ कोई, अगर माँ नहीं तो बीवी, बीवी नहीं तो बच्चे उसके सामने अगर वो मर जाए, तब उस समंता को कंधे से पकड़, ऐसा कुछ मत करना। दी को पता चलेगा, दी नाराज़ हो जाएगी, उसे डराने के लिए कर रही हूँ, ऐसा कुछ करूँगी नहीं, डोंट वरी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ परिणीता जो उस रूम के पास पहुँचती है जहाँ पर उसकी सास प्लस उसके पापा उसको साइड से हक करके उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद करके लेटे थे, और उनकी तरफ देखती बिना आवाज़ के आगे बढ़ती। तब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ का एहसास होता तो पलट जाती, तो देखती वहाँ पर डॉक्टर अंकल खड़े थे। वो कुछ कहने ही वाले थे तो उनके सामने अपने हाथ जोड़ देती है। तो उसकी ये कंडीशन देखकर डॉक्टर अंकल उसका हाथ पकड़ के खुद से उसको पकड़ के कनिष्का के रूम की तरफ लाते हैं, और रूम के अंदर लाकर उसे नर्स को साइड में कहते तुम सब बाहर जाओ। वहाँ पर तकरीबन 3-4 डॉक्टर पहले से मौजूद थे, तो सब कहते सर इनके पास रहना ज़रूरी है, किसी भी वक्त उनकी कंडीशन कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना तुम सब बाहर जाओ, तो सबको बाहर भेज देती। तो उसको पकड़ के वो कनिष्का के बेड के सामने एक चेयर रखी थी, उस पर बिठाती और कहती लो बात करना है करो, कहो इसे वो आँखें खोले, तुम्हारे लिए उसे आना पड़ेगा, कहो उसे कि तुम उसके लिए रो रही हो, कहो इसे कि इसे अगर अपनी माँ के आंसू की परवाह नहीं है ना, अगर उसके अपने दादा की तकलीफ़ की परवाह नहीं है जो इस वक्त मंदिर के बाहर बैठ रहा है, मंदिर के अंदर बैठकर इसके लिए पूजा कर रही है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है उसे, अगर उसकी माँ की आंसू की तकलीफ़ की माँ की, क्या कहूँ उस पर बात करना भी नहीं, मुश्किल हो रहा है बच्चा। मैं दूसरी दफ़ा इसे इस कंडीशन में देख रहा हूँ। पहली दफ़ा जब उसे तब लाया गया था उसकी बचपन की टाइम पर, आज जब वो पूरी तरह से ज़िंदगी की तरफ जा रही थी, तो बस इसे कहो उसे अगर किसी की परवाह है या नहीं, उसे अपने मोम डैड की या दादा की, अपनी बहन भाइयों की, दोस्तों की, किसी की भी परवाह ना हो, लेकिन अगर उसे तुम्हारी परवाह है ना तो उसे आने के लिए कहो। उसे कहो कि तुम उसके लिए तड़प रही हो, उसे कहो अगर उसे कुछ हुआ तुम्हारा दिल की धड़कन जो अभी मुश्किल से तुम्हें मिली है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कहो उसे, और तुम्हारे सपने को जीना चाहती है ना तो उस सपने को जीने के लिए उसके साथ तुम्हारा होना ज़रूरी है। अगर वो रहेगी तो सपने रहेंगे, अगर वो नहीं तो सपने भी नहीं। ये कहकर कनिष्का की तरफ देखकर डॉक्टर अंकल उसके सर को सहला के वहाँ से निकल जाते बाहर। कनिष्का के मॉम डैड भी बैठ उठ चुके थे, परिणीता को देख चुके थे। जब उन्होंने कुछ कहने की चीज़ जैसे कि महसूस नहीं करते कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उस वक्त ही हो जाते, कहते कि परिणीता उसका जाना ज़रूरी है, उसका जाना ज़रूरी है। शायद वो तुम्हारी बेटी उठ जाए। तो वो उनके कंधे पर सर रख के रोने लगती, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे, अंकल थे, डॉक्टर अंकल कह सकते हो, लेकिन उनके पापा की उम्र के थे, मतलब दादाजी के अगर बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो तो वो उनकी एज के होंगे। तो अक्सर अपने दोस्त के बच्चों को भी वो अपना बच्चा कहता है इस तरह से, जैसे कि दादाजी उसकी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है, इस तरह से। तो उसके सर को सहला के कहती घबराओ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, मैं उसे खोना नहीं चाहती अंकल, मैं बस चुप, एकदम चुप। तुमने कुछ खाया? मुझे बेटी से बात करनी है, उसे देखना है, उसके बिना पर मैं कुछ खाऊंगी? अरे बेटा अभी तो सुबह होने वाली है, फिलहाल चलो मेरे साथ, चलो मेरी कैंटीन में तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया ना तो मैं इतने पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने हॉस्पिटल में यार। और मेरा दोस्त जो सुबह से कुछ खाए बिना सिर्फ नाश्ता करके निकला है, उसके पास भी तो अभी मुझे जाना है। वो मेरा दोस्त है, उसे मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर सारे डॉक्टर हैं जो कनिष्का के सराहने खड़े हैं, उसे कोई भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे, मेरे दोस्त को भी तो मेरी ज़रूरत है। ये कहकर वो इन दोनों को अपने केबिन में लाते, खुद अपने हाथों से उन्हें थोड़ा सा थोड़ा खिलाते हैं, क्योंकि खाना ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे कम हो, लेकिन जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, खाने की वैल्यू होती है। तो जीना है तो खाना खाओ, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही लाइफ को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। उन्हें खाना खिलाते। वही दूसरी तरफ कनिष्का के रूम, उस ऐसी रूम में कनिष्का को एक पल के लिए देखकर उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल थम जाती है। उसे वो चेहरा याद आता है जो हंस रही थी कल रात को, जो उसे हक कर रही थी, जो उसके माथे पर प्यार कर रही थी, जो उसके साथ आइसक्रीम शेयर करने की बात कर रही थी। वो चेहरा उसकी नज़रों में सामने आता है। वो उस हाथ को पकड़ती है जिस हाथ पे कनिष्का के एक हाथ पे ड्रिप और दूसरे हाथ पे खून चढ़ रहा था वाला ड्रिप था।
तो उसके हाथ को पकड़ के सिर्फ इतना कहती है, मेरी भी उम्र लगे आपको, अगर आप ये कहने से मुझे रोकोगे तो मैं तब भी कहूँगी मेरी भी उम्र लगे आपको, लेकिन ये उम्र भी आपके साथ लगनी चाहिए। आप हो तो मैं हूँ। प्लीज़ कनुष्का, मैंने आपका सुना ना, मैंने आपकी बात सुनी। आप आए थे ना मेरे पास, आप तो मेरे सपनों में आए थे, लेकिन मैं असल में आपके पास आई थी। आपको उस कंडीशन में नहीं देख सकती कनुष्का, दोबारा नहीं देख सकती। हाँ, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, पापा कसम खा के कहती हूँ, प्रेम की कसम खाती हूँ, आप भी मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। आप मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आई नो शायद मेरी मोहब्बत कम होगी, शायद आपकी मोहब्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मैं पहले थी और आप मेरी ज़िंदगी में बाद में आई थी। हाँ, आपने मुझे पहले पसंद किया था और मैंने आपको बाद में पसंद किया, शादी की। कहते हैं शादी एक लफ्ज़ खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें इंसान एक दूसरे से प्यार कर भी बैठते हैं, और मैंने उसी रिश्ते को सच मान के आपसे क्या प्यार कर बैठी। प्यार इश्क कब बदले पता ही नहीं चला। परिणीता की कनुष्का मेरा कब बन गई कनुष्का, परिणीता से परिणीता मिसिस कनुष्का मेरा कब बन गई पता ही नहीं चला। आपके नाम का जो रुतबा, आपके नाम का जो गुरूर मेरे नाम के साथ जुड़ा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कहता है मिसिस कनुष्का मेरा। मुझे मेरे चेहरे पर स्माइल लाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर अंजलि प्लस पूजा सब लोग मुझे इस चीज़ से छेड़ते हैं। उन्हें पता है कि जब तुम्हारे आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है ना, तो मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है और मैं ज़िंदगी भर इस नाम के साथ चलना चाहती हूँ। और अगर मैं जाऊँ भी 4 कंधों पे तो आपके नाम के साथ ही जाऊँ। कौन जा रही है? कनिष्का मेरा की वाइफ जा रही है। ये नाम सुनते सुनते शायद मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर दूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ख़त्म हो भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके साथ जीना है, आपके साथ सांसें लेनी है, आपके साथ कदम से कदम बढ़ाना है। अभी तो कल तो आपने कहा था ना बच्चे, तो हमारे बच्चे नहीं करने, हमारे बच्चे होने चाहिए। तुम्हारी बहन को तो मेरे बच्चे भी तो चाहिए, हमने कहानियाँ सुनाने के लिए, उन्हें हमारी स्टोरी सुनाने के लिए, कैसे तुम्हारे मम्मा थे, उन्हें किस तरह से लाइफ गुजारी थी, किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत की, किस तरह से तुम लोग इस दुनिया में आए। सारी कहानियाँ तो वही सुनाएंगी ना हमारे बच्चों को। तो उसके लिए तो आपको जीना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जीना है, सांसों को सांसें को मिलाना है। आई नो मैंने कभी ऊपर वाले से शिकवा नहीं किया, न कभी करने की ख्वाहिश की, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ ना तो ज़िंदगी भर मैं ऊपर वाले के पास ना जाऊंगी। और सुबह उठती हूँ, आपके नाम की सिंदूर जब लगाती हूँ तो इस सिंदूर का मतलब ये होता है कि मेरी मोहब्बत का हिफाजत करना, मेरी सिंदूर का लाज रखना, मेरी सिंदूर को इसी तरह से मेरी माँ में सजाए रखना। तुम्हारे आपके अलावा कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता। अगर सुबह मेरी यही दुआ होती है कि मेरी मोहब्बत को सलामत रखना, तो वो कैसे मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकते हैं, कैसे मेरी ज़िंदगी को मुझसे दूर कर सकते हैं, कैसे। मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ कनुष्का। आई रियली रियली लव यू यार। तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगी, तुम्हारे बगैर मर ही जाऊँगी, सांसें दम हो जाएगी। तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मैं मशीनों में चली गई और तुमने मुझे आके जगाया। एक पल में आप तो इतने कमज़ोर हो गए हैं, आपके चेहरे की रंग आप वो पता है जब आप उठोगी ना तो आप मुझसे कहोगी ये लो, कम पहले काली थी अब और ज़्यादा काली हो गई हो, इस तरह से आप कहेंगी मुझे। और मुझे ये सुनना है। इस दफ़ा मैं नाराज़ भी नहीं होंगी आपकी इस बात से, बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। और ये सच भी होगा, मेरी प्यारी कनुष्का आज बहुत ज़्यादा काली लग रही है मुझे। मुझे इस बात से कोई गुस्सा भी नहीं आएगा जब आप ये लफ्ज़ कहेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ कहने के लिए तो उठिए ना। ये तो कहिए कि तुम खूबसूरत हो, मैं तो बस क्या कह सकती हूँ मैं। प्लीज़ ये कहकर उसके हाथ पर सर रख के वो रोने लगती है। उसके आंसू उसके हाथों में गिर रहे थे, कनुष्का के ड्रिप वाले हाथों में उसके हाथों आंसू गिर रहे थे। कनुष्का के दिल की धड़कन की मशीन फास्ट होने लगती है, कभी फास्ट कभी स्लो होने लगती है। इस तरह करते करते अचानक ही कनुष्का के परिणीता के कंधे पर एक हाथ का महसूस होता है। तो वो सर उठा के देखती तो उसकी सांस उसके सामने खड़ी थी, उसके पास। उसको सर को सहलाते हुए कहती है, बुलाओ ना इसे और बुलाओ, शायद वो तुम्हारी सुन ले, मेरी तो नहीं सुनती ना। क्योंकि कभी मैंने उसकी नहीं सुनी थी, बचपन से मैंने उसकी सुनी नहीं ना, इसलिए वो मेरी भी नहीं सुनती। वो उसके पास आके बैठती है, कनिष्का के सर को सहलाते हुए कहती है, मेरी नहीं सुनी ना, नाराज़ होना चाहती हूँ, ठीक है हो जाओ,
मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अपनी बीवी की तो सुन लो, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। तुम भी तो करती हो ना उससे मोहब्बत। तुम्हें इससे प्यार करना सिखाए बेटा, उसके लिए उठो, अपनी मम्मा के लिए उठो। अपनी मम्मा को इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो कि मैं ज़िंदगी भर ये कहूँ कि मेरी नज़र लग गई तुम्हें, मेरी बेटियों को, मेरी मेरी बेटी की खुशियों को मेरी नज़र लग गई। ये तो इल्ज़ाम मत दो मुझे कि मैंने कल इतनी गौर से अपनी दोनों बहुओं को, बेटी और बेटियों को देखा है, अपनी परिणीता को देखा है, अपनी कनिष्का को देखा है, इस तरह हंसते हुए मज़ाक करते हुए, तो ऐसा लगेगा तो मेरी नज़र लग गई ना मेरी बच्ची को। अपनी मम्मा की बात का बुरा मत मानना बच्चा, लेकिन आपकी मम्मा आपसे बेतनाशा प्यार करती है। प्लीज़ बेटा आंखें खोलो। ये कहकर वो अपनी परिणीता खड़ी होकर अपनी सांस के गले लगकर रोने लगती है। उन दोनों की रोने की आवाज़ जैसे कनिष्का के कानों में पड़ती है, वो इतनी ज़रा रो रही थी कि दिल बाहर निकलने के लिए बेताब था। इस तरह से कनिष्का की मोम प्लस परिणीता एक दूसरे को हक करके रो रही थी। तब उसकी ऐसा लगता है परिणीता ने एक हाथ उसका पकड़ा, तब कनिष्का का वो कड़ी थी, लेकिन उसने एक हाथ पकड़ के, मतलब वो किस तरह से उसे हक करती है। वो चेयर पर बैठी थी और चेयर की थोड़ा सा खिसक के उसे उसकी मोम के पेट से उसे हक करती, कमर पर अपने हाथ रख के उसकी सांस उसके सर को सहला रही थी इस तरह से। लेकिन इसका एक हाथ परिणीता ने, कनिष्का ने पकड़ रखा था, यानी कि परिणीता ने कनिष्का का एक हाथ पकड़ के रखा था। जब उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पर कोई हाथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसकी हथेली जो नीचे थी, मतलब कनिष्का के हाथ के ऊपर उसका हाथ था, लेकिन अब उसका हाथ नीचे और कनिष्का का हाथ ऊपर आ चुका है। और उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके हाथ की हथेली पे अपने हाथ को रखकर ऐसे एक उंगली से ना टैप करते हैं, वैसा महसूस होता है उसे। जैसे वो आंखें खोलती हो अपने हाथों की तरफ देखती, कहती मम्मा मम्मा इनका हाथ हिला, तो कहती नहीं बेटा तुम्हारा वहम है। नहीं 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 मम्मा, इन्होंने मुझे टच किया, ये देखिए मेरा हाथ ऊपर था, इनका हाथ नीचे था, अब इनका हाथ ऊपर है, मेरा हाथ नीचे। मम्मा मैं ये ठीक हो जाएंगी, मम्मा ये ठीक हो जाएंगी, ये कहकर वो फिर से रोने लगती है। तब उसकी आंखें खुलती है कनिष्का की आंखें आराम आराम से खुलती है। तकरीबन अब सुबह के 7 बज चुके हैं और सूरज अपनी पूरी तरह से रोशनी में था। रोशनी मोहब्बत की, ये कह सकती हूँ वो रोशनी जो कनिष्का को पसंद नहीं थी, परिणीता को पसंद थी। और कनिष्का की मोहब्बत अंधेरा था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने भी ये सोचकर उसकी लाइफ में रोशनी डाली है कि कहीं पर भी कनिष्का कुछ भी फंस जाए अंधेरे में, तो वो रोशनी परिणीता हो और परिणीता उसकी लाइफ की रोशनी बन के रहा है। तो वैसे ही होता है, कनिष्का की आंखें आराम आराम से खुलने लगती है। जब कनिष्का अपनी आंखें खोलती तो देखती है अपनी माँ को, और उसकी पहली नज़र उसकी माँ की तरफ जाती है और फिर उसके पास जो बैठी चेयर पर कनिष्का परिणीता की तरफ देखती है। बस एक छोटी सी स्माइल, जो उसकी माँ ऑक्सीजन थी ना, उसके अंदर जो सांसें ले रही थी, उसमें थोड़ी सी स्माइल होती है, उसे महसूस होता है। बाहर वालों लोगों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनके सामने उनका चेहरा मास्क में ढका था। तो वो सिर्फ स्माइल करती है और अपनी आंखें को आराम आराम से फिर से खोल बंद कर देती। तब परिणीता आके उसके चेहरे को पकड़ती अपने दोनों हाथों से, बंद मत करना, बंद मत करना, हाँ आंखें खोले रखना प्लीज़। देखो देखो तुम्हें आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी आंखें खोलो प्लीज़। तब कनिष्का फिर से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में ऐसा था कि वो ज़िंदगी से हारे हुए जीत की तरफ आई है। हाँ, वो ज़िंदगी से पूरी तरह से हार चुकी थी, मौत की पूरी तरह से बाहों में थी, लेकिन उसके इन 2 इंसानों की आवाज़ ने उसे ज़िंदगी की तरफ लाई थी। भले परिणीता की आवाज़ सिर्फ कनिष्का ने सुनी थी, हाँ, परिणीता ने कनिष्का की आवाज़ सुनी थी, सिर्फ परिणीता ने सुनी थी, लेकिन कनिष्का ने उन 2 इंसानों की आवाज़ सुनी थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कनिष्का अपनी मोम की पहली औलाद थी, लेकिन कनिष्का के लिए अपनी मोम बहुत इम्पोर्टेंट थी। हाँ, कड़वाहट तो हर इंसान के अंदर होता है और उस चीज़ की बदल होता है। जो हम अगर किसी के अंदर कड़वाहट डालते हैं तो रिटर्न हमें कड़वाहट ही मिलेगा, अच्छी चीज़ें तो नहीं मिल सकती उसके सामने से। लेकिन कनिष्का अपनी मोम से बेतहाशा प्यार करती है, ये बात उसके दादाजी भी जानते हैं। हाँ, वो जब प्यार करती है लेकिन नफ़रत का इजहार ज़्यादा करती है। लेकिन कहते हैं ना, नफ़रत के रिश्ते से ही प्यार का आगाज़ होता है, ये सच है। चाहे रिश्ता माँ बाप का हो, चाहे रिश्ता भाई बहन का हो, नाराज़गी हो। लेकिन वो कहते हैं, एक मिसाल देती हूँ, अगर उंगली से नाखून को, गोश्त से नाखून को हटा दो, तो आप जब अपनी उंगली को देखोगे तो आपको आपकी हाथ की उंगली बदसूरत लगेगी।
ये मेरी हाथ की उंगली बदसूरत हो गई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुई है। क्योंकि जिस्म के कोई भी हिस्सा हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको प्राइवेट अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर वो ना हो तो आप अधूरे रखते हो। चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो आंखें हो, कुछ भी हो, जिस्म के जितने भी एज़ा जो ऊपर वाले ने हमें तोहफे के रूप पर हमें दी है, उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात को गौर से कीजिएगा, किसी वजह से हमारे हाथ लग जाए, नाखून कट जाए, नाखून हट जाए, अगर पूरी तरह से वो नाखून गोश्त से हट जाए तो आपको अपनी उंगली में रौनक नज़र नहीं आएगी, बदसूरती नज़र आएगी। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी के लफ्ज़ भी बदसूरत होते हैं, दर्द होता है। हाँ, माफ़ कर दोगे, बातों की कड़वाहट कम हो जाएगी, लेकिन दिल के अंदर, दिल की गहराई में वो अक्सर बातें रह ही जाती हैं। जितना भी ख़त्म कर लो तो कहो हाँ। एक इंसान ने मुझसे एक सवाल किया था मेरी फैमिली से कि आप लोगों को, अभी मैं अपनी एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, उसके बाद आप जो कहेंगे मेरे कमेंट्स में बताइएगा। एक इंसान, मेरे कज़न था, कज़न ब्रदर कह सकते हो मेरा। तो एक दिन इसी तरह महफिल थी, उसकी सिस्टर की शादी थी। तो बातों बातों में उसने कहा, कुछ लोगों से हमें प्रॉब्लम हर किसी से होती है, प्रॉब्लम हर लाइफ की हर इंसान के साथ होती है। अभी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उसके बाद नाराज़ मत होइएगा, स्टोरी अच्छी खासी लंबी थी। तो मेरी कज़न ने कहा दरगुजर करो। तो कुछ बातें ऐसी होती जो आपके दिल को लगती, तो आप कहते हाँ इसने मुझे ये से कैसे कह दिया। तो उसने मुझसे कहा दरगुजर करो, मतलब उसकी बात को इग्नोर करो, छोड़ दो उसकी बात को, दरगुजर करो। तो मैंने कहा, मैंने जो कहा वो हैरान किन था, मेरी सिस्टर हंसने लगी थी, मेरी बड़ी सिस्टर। तो मैंने उससे कहा हाँ ये दरगुजर ही तो है, ये दरगुजर ही तो है कि हम दरगुजर करते हैं कि लोगों को देखने जाते हैं। अगर ये दरगुजर ज़िंदगी में नहीं होता ना तो मैं तुम्हारा भी शक्ल नहीं देखती, मैं तुम्हारी भी शक्ल नहीं देखती। मैंने अपने कज़न ब्रदर से ये कहा था। तो हो मुझे देखने लगा ये क्या बात हुई। तो मेरी बहन ने इस बात पर ज़ोर से हंसी। तो मेरी बहन ने कहा, मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि भाई इसने अपने दिल की बात कह दी। तो उसने कहा ऐसा क्यों। मैंने कहा हाँ ना, अगर तुम्हारी बात मुझे एक चीज़ बुरी लगी थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ, दरगुजर कर सकती हूँ, तुम्हारी चेहरा भी ना देखूँ। अगर ये ज़िंदगी में दरगुजर वाला लफ्ज़ ना होता, दरगुजर है तो तभी तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, दरगुजर है तभी हम एक दूसरे के साथ महफिल में बैठ के बातें करते हैं, दरगुजर है तभी हम हंस हंस के बातें करते हैं। चाहे दिल में कितने भी तकलीफ़ हो, कितने भी बातें आपकी चुभी हुई हैं, अंदर रखी हुई हैं, लेकिन ये एक लफ्ज़ दरगुजर कर दो अगर ना होता तो मैं तो आपका चेहरा ना देखती। आपका क्या, जिससे मैं सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में जो इसने इंसान ने सबसे ज़्यादा मुझे कहा है, मैं उसका भी चेहरा ना देखती, उसके घर तक ना जाती, उसका घर का पानी तक ना पीती, लेकिन अगर दरगुजर ना करती। ये दर गुज़र है जो मैं तुम्हारे सामने बैठ कर तुमसे हंसी मजाक कर रही हूँ। ये दर ही गुज़र है जो मैं अपने उन लोगों के रिश्तेदारों के घर जाती हूँ जिनके साथ जाने के दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है रिश्तेदारी निभाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। ये दरगुज़र ही है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बात दरगुज़र वाली अच्छी लगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लगता है आप सब मुझसे नाराज़ हो। चलो कोई बात नहीं, आपकी स्टोरी को थोड़ा सा काट के अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दरगुज़र के बारे में बताया। वाकई ये बात सच है। हाँ, जैसे कि आपके सामने बैठकर कोई आपकी बुराई कर रहा हो, आप उसे कुछ कह नहीं सकते, नहीं कह सकते, लेकिन पीछे दिल में वो सारी बातें आपके अंदर रहती हैं। तो दरगुज़र कर लीजिए। अगर दरगुजर ना करोगे ना तो रिश्ते नहीं बनेंगे। दरगुजर ना करोगे तो भाई बहन एक दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, कज़न एक दूसरे की तरफ नहीं देंगे। तुम अपने चाचा का घर नहीं जाओगे, तुम अपनी मामी के घर नहीं जाओगे, तुम अपनी सिस्टर के घर नहीं जाओगे, क्योंकि कुछ उनके घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दरगुजर करने वाले होंगे। कर लीजिए दरगुजर मेरी तरह से। दरगुजर नहीं हुआ तो उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे आप। दरगुजर करो तो हंसी मजाक करने में ज़िंदगी में मज़ा आता है, चाहे दिल में जितने भी दर्द तकलीफ़ हो, लेकिन दरगुजर करके ही उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ पर कनिष्का अपनी आंखें खोलती है और परिणीता उसकी दोनों गालों को पकड़ के उसे कहती है आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो। डॉक्टर अंकल जो जा रहे थे अपने दोस्त के पास उसे संभालने के लिए, वो आंखें कनिष्का की साइड में करके कहती बेटा अब उसे आंखें बंद करने के दो, खतरे से बाहर हो चुकी है ये। लेकिन ये आंखें बंद करके खोलेगी ना, ऑफ कोर्स बेटा खोलेगी, क्यों नहीं खोलेगी। ये हमारी प्यारी सी बेटी और अब दोबारा अपनी आंखें ज़रूर खोलेगी। अब तुम भी जाओ आराम करो। नर्स इसलिए नहीं नहीं मुझे इनके साथ ही रहना है। अच्छा तो तुम इसके साथ रहना, ठीक है ठीक है। नर्स एक रूम तैयार करो, दोनों बेडों को एक साथ चिपका के रख दो, वहाँ पर ये दोनों को लेटा दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो परिणीता जब ये बात सुनती तो शर्मा के लाल हो जाती है। वो कहती मैंने ऐसे तो नहीं कहा। नहीं बेटा ऐसे ही लगता है,
ऐसे ही लगता है। अब इसे रूम में शिफ्ट करो और हाँ नीचे जाके सब को बताओ, इसकी फैमिली को, जो बच्चे बाहर बैठे हैं, उन्हें कहो रूम में आ जाए, कनिष्का की कंडीशन ठीक हो चुकी है। और हाँ, रूम में आने की एक ही शर्त है, चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी चिल्ला की, अगर पेशेंट की कंडीशन फिर से ख़राब हुई तो सबको धक्के मार के इसके रूम से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये कहकर वो चले जाते हो। कहते अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? परिणीता पूछती है। भाई मेरा दोस्त जो ऊपर वाले के सामने बैठ के अपनी पोती की ज़िंदगी की मांग रहा है, तो उसे ये खुशखबरी देने तक जाने का हक है ना मुझे, कि हम अभी भी, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, हम उनकी पर पोतियाँ भी खिला सकते हैं। ये कहने के लिए वो हंसती है। परिणीता के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब उसकी सांस आके उसकी आंखें साफ करती कनिष्का की मोम मिसेस मेरा, आंखों से आंसू साफ करके कहती, रोना मत, मेरी बेटी को तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद है। ओ, कनिष्का ने परिणीता के हाथ को कस के पकड़ा तो उसकी आंखें फिर से बंद हो चुकी थी। लेकिन इस दफा कनिष्का ने परिणीता के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। तो उसके पास चेयर पर बैठ जाती तो उसकी मम्मा कहती, तुम बैठो, हम बाहर हैं। नहीं, इन्हें रूम से शिफ्ट करके हम बाहर जाएंगे। ये कहकर उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। तो परिणीता, नर्स वैसे ही कर रही थी, दोनों बेटों को एक साइड में लगा रही थी। तो परिणीता कहती, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। तो कहती, सॉरी मैम, हमारे डॉक्टर सर ने कहा है तो हम वैसे ही करेंगे ना, और आपको यहाँ लेटना पड़ेगा और आपको एक और ड्रिप लगेगी कमज़ोरी की वजह से। ये कहकर वो परिणीता की साइड, कनिष्का की साइड में ही परिणीता को लेटाती है और उसे ड्रिप लगाने लगती है। तो कहती है, अब आप उठिएगा मत प्लीज़, और अगर आपको इन्हें देख रहे बस देखिएगा, लेकिन उठिए मत, कुछ मत कीजिएगा, ओके, थैंक यू। ये कहकर वो लोग बाहर चले जाते। तब रूम के अंदर एंट्री होती सबकी। अंजलि भागते हुए आके अपनी दीदी के पास बैठ जाती। वो अपनी दी के हाथ पकड़ के उसके हाथों को किस करना स्टार्ट कर देती। तब उसकी मम्मा कहती है, वो सो रही है, सोने दो उसे, अभी भी सो रही है। इतना सोना काफ़ी नहीं था, तकरीबन 11 बजे से ये सो रही है, अभी रात के सुबह के 8-7 बज रहे हैं। तो उसकी मम्मा कहती, समंता का है, वो काम से गई, आ जाएंगी। वो उन्हें बताती नहीं कि वो किस काम से गई है, लेकिन उसे पता है वो किस काम से गई है, तो वो खामोश थी। तो वहाँ पर अंजलि सब लोग थे। तब परिणीता सबकी तरफ देखती है, अंजलि भाग के, अंजलि आती है कनिष्का के पास। परिणीता कहती, अंजलि जब आती है कनिष्का के पास तो कहती, हाँ तुम्हें तो सिर्फ अपनी दी नज़र आ रही है, उसकी बीवी नज़र नहीं आ रही, मैं भी तो हूँ बेड पे। तो उसकी तरफ देखकर कहती, आपकी वजह से तो मेरी दी है, अगर आप नहीं तो हमारी दी भी नहीं। ये कहकर उठ के वो अपनी परिणीता के पास आके उसको हक करती है और रोने लगती है। तब परिणीता उसके बालों को सहला के कहती है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है ना, रोने की ज़रूरत नहीं, तो आप क्यों रो रही है? मैनेजर होने कहा के खुशी के आंसू है कि मुझे मेरी तंग करने वाली बीवी फिर से मिल गई जो मुझे डांटेगी, इस चीज़ के लिए थोड़ा रो रही हूँ। तो हंसने लगती है। तब पूजा के पीछे पूजा सॉरी तब अंजलि के पीछे पूजा आती, पूजा आती है, उसको भी हक करती है। वो कहती, तू ठीक है? वो कहती, प्रेम प्रेम घर पे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बच्चों के साथ कशिश है, वो संभाल रही है बच्चों को, बाकी सब है यहाँ पर, बुआ तक है, तब लोग, प्लीज़ आप सब जाइए ना, आराम कीजिए। मम्मा को भी, नहीं मुझे नहीं जाना मम्मा। अगर करुष्का भी कहती तब भी आप नहीं जाती। वैसे भी कनिष्का कहती है, आपसे सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं करती हूँ ना, तो मेरी बात आप मानेगी। पापा प्लीज़ मम्मा को ले जाइए। खाना खाया आप लोगों ने? हाँ, तुम्हारे डॉक्टर अंकल ने ज़बरदस्ती खिला दिया था। तो ठीक है, आप लोग जाइए, मैं हूँ ना। तब अंजलि, काजल सब कहते, ठीक है आप सब लोग जाइए और तुम दोनों भी जाओ। ओ, टीना की सामने, टीना को भी कहती, शिल्पा को भी कहती, सबको, नहीं यार हम बेटे हैं, तुम क्यों ऐसी बात? नहीं नहीं नहीं, अगर कनिष्का को होश आ गया ना तो वो बहुत डांटेगी हम सबको कि आप सबको यहाँ का उसकी वजह से तकलीफ में रहे पूरी रात। प्लीज़ कनिष्का के लिए आप सब जाके आराम कीजिए, सुबह आराम से आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम ये कहो ना भाभी जी, आपको अकेले रहना है अपनी बीवी के साथ इस हॉस्पिटल रूम में। वैसे बता दें आपको, ये होटल रूम नहीं है, हॉस्पिटल रूम है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत नहीं, खास करके ये बेड। जस्ट शट अप। हॉस्पिटल में ऐसा कौन करता है? करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। तब वहाँ से काजल कहती, बोलो मोहतरमा, आप हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गई है, आज सुबह हमारी बहुत अच्छी सी टेस्ट होने वाला है, उसका क्या करना है? मैं आऊँगी, टेस्ट तो 12 बजे है ना, तो मैं आ जाऊँगी। क्या तुम आओगी? आऊँगी, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है और मैं एक अच्छी सी डिज़ाइनर बन के दिखाऊँगी, और हर चीज़ जो ज़रूरी है उसके लिए मैं आऊँगी ज़रूर। मैं करूँगी अपना वो सारा वादा पूरा जो अनुष्का ने मुझसे की ली है, और मैं उस वादे को तोड़ूंगी नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो फिर मैं आऊँगी तो तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँ।
मेरे लिए कपड़े ले आना, और हाँ वाइट कलर मत लाना। ओ कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना ख्याल रख, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जाते हो सिर्फ इतना कहती, मेरे लिए सिंदूर वगैरह भी लाना। वो तो दादाजी मंदिर से लाएंगे, दादाजी ने पूजा करने गए थे तो उन्होंने कहा तो वहाँ से सिंदूर लाएंगे तुम्हारी मांग में भरने के लिए, ठीक है। ये क्या करो, सब लोगों को वहाँ से भेज देते। अब उस रूम में अंदर सिर्फ पूजा, अंजलि दोनों थे, बाकी सब चले गए थे। समंता वही दूसरी तरफ ले जाते जहाँ पर समंता गुस्से में गई थी। वो उस इंसान के सामने जाके खड़ी हो जाती है, कहती हाँ तो तुम्हें मुंह नहीं खोलना, सिर्फ हंसना है, हंसो, बहुत हंसो, इतना हंसो कि बाद में तुम्हें रोने की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे कहते हैं जो ज़्यादा हंसता है वो ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और तुम्हें रुलाने की आदत है मेरी, तो मैं तुम्हें रुलाऊंगी ज़रूर, जितना हंस रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा रुलाऊंगी तुम्हें। और हाँ, तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें ये काम दिया था करने के लिए वो पकड़ा गया जा चुका है। तो चौंक जाता है, उसकी हंसी यहीं पर थम जाती है, अरे तुम्हारी हंसी तो बंद हो गई। तुम्हें क्या लगता है कनिष्का मेरा प्रहार करना, कनिष्का मेरा को तकलीफ देना आसान बात है? मैंने इतनी पूरी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कभी उन्हें इस कंडीशन में नहीं देखा है जिस कंडीशन में तुमने वो किया है। ये वाला काम, ये चीज़ दिया था ना तुमने उसे, वो चॉकलेट का बॉक्स लाता है जिस चॉकलेट को उसने कनिष्का को खिलाया था। अब यही चॉकलेट तुम्हारे पेट में जाएगा, तुम्हारे पेट के एक एक हिस्से में जाएगा। और वो काम नहीं किया कनिष्का मेरा के साथ, उसने असर नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह असर करेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुमसे इसे खिलाने से पहले मैं किसी और को ये चीज़ें खिलाना चाहती हूँ। तुम्हारा बेटा या बेटी कोई तो होगा ना दुनिया में, अकेले तो तुम नहीं हो, तो उसकी चेहरे का रंग बदल जाता है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ नज़र आने लगती, तो कहती अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पर तो तुम्हारे बाप बेटे का नाम तो नहीं लिया, बच्चों का नाम लिया, ठीक है। तब उसके पास मैसेज आता है तो कहती है उसे दूसरे रूम में बिठा दो। तो उसे वहाँ पर दूसरे रूम में, तो उस रूम के साइड से निकल के उसे उस चेयर से बांधा गया था, वो चेयर टायर वाला था, उसे घसीट के उस दूसरी साइड में दिखाते, उसे दिखाते नीचे साइड में, वो उसे बालकनी की साइड में लाते, उसे नीचे का नज़ारा दिखाते जहाँ गाड़ी से उसकी फैमिली को निकाला जा रहा। तो कहते ये लोग, तुम यहाँ से यहाँ यही दर्द, यही तकलीफ़, यही डर देखना चाहती थी मैं तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे आवाज़ में, मज़ा आएगा। और वो अपने आदमी को इशारा करती है, ये चॉकलेट जो यहाँ रखा है उनके साथ जो लोग आए उन्हें खिला दो और उनका नज़ारा ये अपने आंखों से देखे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने किसके कहने पर ये सब किया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारे साथ सज़ा तो तुम्हारी फैमिली को मिलेगी, क्योंकि जो काम तुमने किया है, जो कंडीशन तुमने मेरी बॉस का किया है, उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। मेरी बॉस ने जितने भी दुश्मन पाले हैं, जितने भी दुश्मन उसके थे, उनकी जान पर कभी बात नहीं आई थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी जान पर बात आ गई। अक्सर हम कमज़ोरी वहाँ दिखाते जब हम सबसे किसी से प्यार करते, वहाँ पर कमज़ोर हो जाते, और शायद इस वजह से मेरी बॉस कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे सामने मौत के मुँह में भेजूँगी, फिर तुम्हें पता चलेगा जब कोई अपना तुम्हारे सामने बैठ के खून की उल्टी करे ना, तो तुम्हें वो तकलीफ़ नज़र आएगी, तुम्हें वो दर्द महसूस होगा, और मैं वो करके दिखाऊंगी। वो उन चॉकलेट को ले जाकर ज़बरदस्ती उनके मुंह में डालने की कोशिश करे, वो कहते नहीं 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 नहीं, ओहो छोटे बच्चे, उनके साथ ऐसा मत करो, वो बच्चे, मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं सारी बातें बताऊँगा, मुझे नहीं, पुलिस को बताओ, और कल तक अगर तुमने गवाही नहीं दी तो जो चॉकलेट अभी उन्हें खिलाया वो नॉर्मल चॉकलेट था, लेकिन कल अगर मैंने तुम्हारी पुलिस के सामने मुंह खोलते हुए सच नहीं बताया, अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन 5-10 मिनट बाद पुलिस आएगी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, और तुम अपना बयान दोगे और तुम अपने का गुनाह भी कबूल करोगे, और तुमने किसके कहने पर किया वो भी करोगे। अगर तुमने नहीं किया ना, तो सुबह के ठीक 12 बजे तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली की मौत की खबर आ जाएगी, बेटी से लेकर बेटा, माँ, बीबी से लेकर बाप, बाप से लेकर माँ, ये 5 लोग हैं ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे 2 बच्चे, उनकी लाशों को कंधा देने ज़रूर आ जाना पुलिस जीप के अंदर। सुना, ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती। तब उसे फ़ोन आती है अंजलि की, अंजलि को कॉल उठा के कहती बोलो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, क्या सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, दी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या? लेकिन डॉक्टर अंकल ने कहा था 24 घंटे। हाँ, अगर किसी को मोहब्बत से कोई प्यार से बोला है ना, वो 24 घंटे भी कम घंटों में बदल जाते हैं।
अगर कोई प्यार से दिल की गहराइयों से आवाज़ दे तो कहती ठीक ठीक है मैं हॉस्पिटल आ रही। अच्छा सुनो, मामा लोग सब घर पर चले गए, उन्हें घर भेजा, पहले घर जाओ, उन्हें कुछ खिला पिलाओ, उन्हें सुलाओ, फिर आना हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लाओ? तुम आ जाओ, यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है मैं आता हूँ, ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देता हूँ, सीधा गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल जाती। वहीं पर घर पर सब लोग जाते हैं, दादाजी तक को भी डॉक्टर अंकल सीधा घर लाए थे। वो तो हॉस्पिटल आना चाहते थे लेकिन उनकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो वहाँ जब मंदिर पे पहुँचे थे तो दादाजी एक जगह पर झुक के बैठे थे। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी और एक ब्लड पेशेंट थे तो उनके लिए मेडिसिन खाना ज़रूरी था। तो इस वजह से वो सीधा उन्हें घर लाए थे और ये कसम देकर कि अगर तुम इस तरह जाओगी ना तो मैं कनिष्का को कहूँगी कि तुमने क्या क्या हरकतें की हैं, फिर सुन लेना अपनी पोती की डांट, और अगर वो तुम्हें डांटेगी तो उसकी तबीयत ख़राब होगी। अब तुम सोचो तुम्हें डांट सुनना है, उसकी तबीयत ख़राब करना है। तो वो उस बात पर मानकर वो हॉस्पिटल घर आ जाते हैं, खाना पीना खिला के उन्हें ज़बरदस्ती मेडिसिन प्लस नींद की गोली खिलाकर उन्हें उनके रूम में आराम करवा देती है समंता, और उनके साथ थी डॉक्टर अंकल। इस तरह से करते करते कनिष्का समंता एक बेटी की तरह सबका ख्याल रखती है। सब उसकी मम्मा उसके सर को सहला के कहती है मुझे नहीं पता था मेरी उस निक्की नकड़ी क्या कहते हैं मेरी बेटी अंजलि को, मेरी मंगेतर को कुछ मत कहिए मम्मा। नहीं बिल्कुल निक्की है, निक्की तुम्हारी मंगेतर किसी काम की नहीं, लेकिन उसने तुम्हें एक हीरा चुना है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी बच्ची हो, तुमने मेरी बेटी की तब भी प्यार ख्याल रखा, अब तो तुम मेरी वगैरह की बहू बनने वाली हो। थैंक यू सो मच बेटा मेरी अंजलि को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझ जैसी अनाथ को अपनी बेटी बनाने के लिए। मॉम डैड का प्यार देखा था लेकिन बहुत पहले बचपन में, या ये कहे 10 साल की उम्र में, इसके बाद नहीं देखा था। लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर आपके प्यार देखकर अब पता चला है माँ बाप किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। वही दूसरी तरफ जहाँ पर पूजा प्लस अंजलि मतलब जो उस रूम में सोफा था वहाँ पर बैठे थे, वो बड़े प्यार से इन दोनों को देख रहे हैं। जिस तरह से परिणीता बड़े प्यार से कनिष्का को देख रही थी, उसकी पलकें भी नहीं चपक रही थी, मतलब पलकें भी नहीं सुन हिला रही थी कि उस तरह से प्यार से वो कनिष्का को देख रही थी। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, हाय हाय इतने प्यार से मत देखिए भाभी जी, कहीं नज़र ना लगे। बहुत मुश्किल से तो आप दोनों को नज़र उतारने की बारी आई, और हाँ ये क्या करो उठ जाती है। जो उसके हाथ में जो कपड़े पहने थे उसने जीन्स, मतलब कपड़े थे ऑफिस के कपड़े थे, घर पे थे, तो उसके जेब में कुछ पैसे थे, उनके सर को वार करके वहाँ पर नर्स को देखकर कहती ये लीजिए, ये आप पूरे स्टाफ में बांट लीजिएगा, ये सदके के ये अलग है, इन्हें आप गरीबों में दे दीजिएगा, जो गरीब यहाँ से आएंगे, जो आएंगे नहीं उन्हें दे दीजिएगा। और ये पैसे वो अपनी जेब से दूसरे पैसे निकालती है, आप सबके लिए मिठाई खरीद लीजिएगा, अपने बच्चों के लिए जो कुछ खरीदने खरीद लीजिएगा, बस उनसे दुआ करने के लिए कहिएगा कि मेरी दी के लिए दुआएं करें, उन दोनों को कुछ ना हो, इन दोनों को कुछ ना हो, इनकी वजह से हमारे घर में खुशियाँ हैं। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी स्टोरियाँ नॉर्मल स्टोरियाँ, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, किसी की फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब रिसर्च नहीं करती, बस स्टोरी सुनाने के लिए बैठ जाती हूँ। हाँ आप लोगों की बातें मुझे अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। और हाँ जो मैंने आपसे कहा था दरगुजर वाली बात, मेरी बात को कौन कौन मानता है उस कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर लिख के भेजिएगा कि वाकई ज़िंदगी में दरगुजर ना होता तो आप किसी के शक्ल भी ना देखते, किसी के घर में कदम भी नहीं रखते अगर ये दरगुजर वाली लफ्ज़ ना होती ज़िंदगी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। हो रहा सब्सक्राइबर आज 70 हो चुके, 770 कह सकते हो। थैंक यू एवरीवन मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पर आते भी हैं और जाते भी हैं, मैं सबको आने वालों को वेलकम कहती हूँ, जाने वालों को टाटा बाय बाय, फिर आने के लिए वेलकम कहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।